गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतिम खातों से संबंधित प्रश्न अर्थात व्यापार खाता, लाभानी खाता एवं चिट्ठा बनाने से संबंधित प्रश्न को हल करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 26 पर आपको ध्यान देना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और डिटेल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो प्रश्न देख लो किस प्रकार का है। तो ग्रीन क्लब लिमिटेड के तलपट से ली गई अग्र संख्याओं से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापारिक एवं लाभानी खाता तथा चिट्ठा तैयार कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न में तलपट दिया हुआ है और आप लोग जानते ही हो तलपट में जो भी मदद दी जाएगी उस पे वो कौन कौन से खाते में जाएगी उसके लिए हम 1, 2, 3, 4 ऐसे अंक अंकित करते हैं। व्यापार खाते में शामिल होने वाले मदों के लिए 1 नंबर देते हैं, लाभानी खाते में आने वाले मदों के लिए 2 नंबर और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में शामिल होने वाले मदों के लिए 3 नंबर और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में आने वाले मदों के लिए 4 नंबर अंकित करते हैं। और समायोजन में भी उसी प्रकार से कौन कौन से समायोजन का दोहरा असर होता है तो कौन कौन से जगह पे ये समायोजन जाएगी उसके लिए भी हम नंबर देते हैं। सबसे पहले तो तलपट में सबसे पहला जो डेबिट पक्ष का मद है आरंभिक स्टॉक। आरंभिक ओपनिंग स्टॉक है, प्रारंभिक स्टॉक हम प्रारंभिक रहतिया इसको बोलते हैं। तो ये आएगा व्यापार खाते में, इसलिए 1। फिर उसके बाद क्रय दिया है, यह भी व्यापार खाते में शामिल होगा, इसलिए 1 नंबर। विक्रय वापसी, यह भी विक्रय में से घटाई जाएगी, इसलिए व्यापार खाते में आएगी, 1 नंबर लिखेंगे। डाक एवं तार, ये अप्रत्यक्ष व्यय है, इसलिए 2 नंबर लाभानी खाते में जाएगा। वेतन, यह भी अप्रत्यक्ष व्यय है, इस कारण से 2 नंबर मतलब कि लाभानी खाता। मजदूरी व्यापार खाते में आएगी, प्रत्यक्ष व्यय होता है, इसलिए 1 नंबर लिखेंगे। किराया व दर रेंट एंड रेट्स करके दिया है, तो यह भी लाभानी खाते में शामिल होने वाला मद है, 2 नंबर लिखेंगे। पैकेजिंग परिवहन मतलब कि ये गाड़ी भाड़े से रिलेटेड वे है, पैकेजिंग सब वेस्टर्न से संबंधित वे है, तो पैकेजिंग शुरुआत में होने के कारण ये लाभानी खाते में आएगा, इसलिए 2 नंबर लिखेंगे। सामान्य व्यय ये लाभानी खाते में शामिल होंगे, इसलिए 2 नंबर। बीमा, यह भी 2। देनदार दिए हुए, डेटर्स दिए हुए, ये संपत्ति है अपनी, इसलिए 4। हस्तस्थ रोकड़, यह भी संपत्ति, इसलिए 4 नंबर। बैंक में रोकड़, यह भी संपत्ति होने के कारण 4 नंबर। मशीनरी संपत्ति है, इसलिए 4 नंबर। बिजली और ऊर्जा व्यय है, इसलिए 2 नंबर लाभानी खाते में जाएगा। बट्टा, यह भी एक व्यय है डेबिट पक्ष में होने के कारण, इसलिए लाभानी खाते का डेबिट पक्ष। फिर डूबत ऋण, यह भी लाभानी खाते में जाएगा, 2 नंबर ही लिखेंगे। और आखिरी में दिया है विनियोग, यह अपनी संपत्ति होती है, इसलिए 4 नंबर लिखेंगे। क्रेडिट वाली मदों के लिए सबसे पहले विक्रय दिया हुआ है, व्यापार खाते में शामिल होता है, इसलिए 1 नंबर। क्रय वापसी, ये क्रय में से घटाई जाती है, इसलिए 1 नंबर व्यापार खाते में लिखनी पड़ती है इसे। फिर है लेनदार, दायित्व है अपना, इसलिए 3 नंबर। देय विपत्र, यह भी दायित्व है, इसलिए 3 नंबर। बट्टा, ये लाभानी खाते से संबंधित मद है, क्रेडिट में दिया है, इसलिए लाभानी खाते के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, ये 2 नंबर लिखेंगे उसके सामने। डूबत ऋण प्रावधान, यह भी लाभानी खाते में आएगा, इसलिए 2 नंबर। प्राप्य ब्याज, प्राप्त ब्याज है, वह भी 2 नंबर लाभानी खाते में लिखेंगे। और आखिरी में दी है पूंजी, ये अपना पूर्ण शुरुआत अपना क्या होता है, दायित्व होता है, मुख्य दायित्व होता है, इसलिए 3 नंबर लिखेंगे, दायित्व पक्ष में लिखेंगे उसे। फिर 5 समायोजन आपके सामने है। पहली समायोजन है मशीनरी पर 5% वार्षिक दर से ह्रास लगाइए करके बोला गया है। तो मशीनरी पर ह्रास जो लगाया जाता है, ह्रास मतलब कि संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी, जिसे हम लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। और ये मशीनरी पर है, मशीनरी अपनी संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, इसलिए संपत्ति चिट्ठे में जब लिखेंगे उस समय संपत्ति में से हम घटाएंगे, मशीनरी में से इस राशि को घटाएंगे। 2 नंबर की समायोजन है अन्य डूबत ऋण 1500 रुपया, देनदारों पर बट्टा 5% की दर से, देनदारों पर ये जो 6% की दर से डूबत ऋण का प्रावधान भी करना है। तो 3 सूचना यहाँ पे एक साथ दी है 2 नंबर की सूचना में। तो ये जो अन्य डूबत ऋण मतलब कि आपको डूबत ऋण के लिए प्रावधान करना है 1500 रुपए का। फिर देनदारों पर बट्टे के लिए भी प्रावधान बोले हैं और देनदारों पर फिर से डूबत ऋण के लिए भी प्रावधान है। तो यह सभी देनदारों पर सूचना होने के कारण ये संपत्ति पक्ष में आएगी। और सभी सूचनाओं में डूबत ऋण के लिए प्रावधान हो चाहे बट्टे पर प्रावधान हो, ये क्या है, व्यापार के व्यय है, हानियां है, और इसी कारण से लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में भी उसको दिखाना है, मतलब कि 2 एवं 4। पहली समायोजन भी 2 एवं 4 लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में एवं संपत्ति में से घटाकर, इसलिए 2 एवं 4। दूसरी समायोजन में भी लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखेगी, साथ में देनदारों में से घटाते हुए हमें दिखाना है, इसलिए 2 एवं 4 लाभानी खाते का डेबिट पक्ष एवं संपत्ति पक्ष। तीसरी समायोजन है पूर्वदत्त मजदूरी। पूर्वदत्त शब्द दिया हुआ है, पूर्वदत्त ये संपत्ति से संबंधित होता है, इसलिए संपत्ति पक्ष में आएगा। और मजदूरी से संबंधित दिया है पूर्वदत्त, इसलिए मजदूरी लिखते समय हम उसमें से घटाएंगे, इसलिए 1 एवं 4 लिखेंगे।
फिर है विनियोग पर 5% की दर से ब्याज है। तो विनियोग पर ब्याज जो है, विनियोग हम संपत्ति पक्ष में लिखते हैं, इसलिए संपत्ति में इसका प्रभाव पड़ेगा। और साथ में ये जो लाभ हानि खाते में ये आय होगी, हमें विनियोग पर ब्याज मिलेगा, इसलिए लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में भी उसको दिखाएंगे। और इसी कारण से चौथी समायोजन 2 एवं 4। और 5वीं समायोजन है अंतिम स्टॉक 10,000 रुपया है। अंतिम स्टॉक के बारे में याद हो चुका होगा। ये व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं और साथ में संपत्ति पक्ष में भी इसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये समायोजन में भी हमने निशान लगा लिए, मतलब कि 1 और 4 वहां पे भी लिख लिए 5वें समायोजन में। तो इस प्रकार से नंबर हमने अंकित कर दिया। अभी जहां जहां एक एक नंबर लिखे हैं तो उन पर आपको ध्यान देते हुए सबसे पहले व्यापार खाता बनाना है। तो उसके लिए व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता तो कंबाइन बनता है। ऊपर हेडिंग लिख लेना है ग्रीन क्लब लिमिटेड का व्यापार एवं लाभ हानि खाता, और डेट दी है 31 दिसंबर 2017 का। तो हेडिंग लिख लोगे, कॉलम्स बना लोगे, हेडिंग डालने के बाद कॉलम बना लोगे, विवरण राशि ऐसे 4 कॉलम, डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम। अभी सबसे पहला मत जो था आरंभिक स्टॉक का, उसे सबसे पहले हमें व्यापार खाते में लिखना पड़ता है। व्यापार खाते में आने वाले मदों की तरफ अभी ध्यान देंगे। एक एक नंबर जहां जहां पे है वहां पे रुकोगे और उसी को ही बराबर आपको व्यापार खाते में पहले स्थान देना है। तो आरंभिक स्टॉक लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्रय लिखेंगे, क्रय वापसी दी हुई है क्रेडिट में, क्रय में से क्रय वापसी घटाएंगे। फिर लिखेंगे मजदूरी 3,000 रुपए की दी है, पूर्वदत्त करके तीसरी सूचना दी गई थी। मजदूरी में से पूर्वदत्त मजदूरी घटा देंगे। तो इतने 3 ही मदे डेबिट में आएगी, आरंभिक या प्रारंभिक स्टॉक, क्रय में से क्रय वापसी घटाएंगे और मजदूरी में से पूर्वदत्त मजदूरी घटाएंगे। क्रेडिट में आएगा विक्रय 2,50,000 रुपए का है, उसमें से विक्रय वापसी डेबिट में दी हुई है, उसको घटाएंगे 25,000 की, तो विक्रय की अमाउंट मिलेगी। और फिर और भी कोई मद तलपट में तो नहीं दिया है, परंतु 5वीं समायोजन के अनुसार अंतिम स्टॉक दिया हुआ है, वो अभी हम व्यापार खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। तो व्यापार खाते में आने वाली मदों के लिए देख लो, क्रेडिट में विक्रय है 2,25,000 रुपए का और अंतिम स्टॉक है 10,000 रुपए का। डेबिट में आरंभिक मतलब कि प्रारंभिक स्टॉक है 35,000 रुपए का, क्रय में से क्रय वापसी घटाकर शुद्ध क्रय आ चुका है 1,19,000 का, मजदूरी में से पूर्वदत्त मजदूरी घटाकर जो रकम आ चुकी है वो 2,000 रुपया है। तो बस इतनी ही मदे है। क्रेडिट का योग 2,35,000 है, डेबिट के योग को उसमें से घटा देंगे, तो आंसर जो हमारा मिलेगा वह रहेगा 79,000। और इसी आंसर को हम नाम देंगे सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट है ये। और इस सकल लाभ को हम लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करेंगे। व्यापार खाता यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और अगले सेंटेंस से आपका लाभ हानि खाता शुरू हो जाएगा। तो सकल लाभ आ चुका है 79,000। अब यही सकल लाभ क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, सकल लाभ व्यापार खाते से स्थानांतरित करके लिखेंगे और लाभ हानि खाता वही से शुरू हो जाता है। 79,000 आपने सकल लाभ लिख चुके हो। अभी लाभ हानि खाते में आने वाले मदों के लिए 2-2 नंबर आपने अंकित किया है, तो उनको लिखेंगे और उस पर अगर समायोजन है तो उसे बराबर उस रकम को अंदर लिखेंगे और समायोजन का प्रभाव उसमें दिखाएंगे। तो सबसे पहले है डाक एवं तार, उस पर कोई समायोजन नहीं है, 600 रुपया वैसे ही लिखना है। उसके बाद वेतन है 12,300 रुपए का, इसके लिए भी कोई समायोजन नहीं दी है, इसे भी हम लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखेंगे। फिर किराया व दर, इसके लिए भी कोई समायोजन नहीं है, इसे भी वैसे ही लिखेंगे। फिर पैकेजिंग व परिवहन, इसके लिए भी कोई समायोजन नहीं है, 500 रुपया वैसे ही लिखेंगे। सामान्य व्यय 400 रुपया, उसके लिए भी कोई समायोजन नहीं है, वो भी वैसे ही आएगा। बीमा 4,000 रुपया, इसके लिए भी कोई समायोजन नहीं दी है, उसे भी हम वैसे ही लिखेंगे लाभ हानि खाते में, जैसे दिया है वैसे ही। फिर है उसके बाद 2 नंबर वाला मत जो है मशीनरी के बाद वाला, बिजली और ऊर्जा, इसके लिए भी कोई समायोजन नहीं है, ये भी वैसे का वैसे ही आएगा। फिर बट्टा 3,500 रुपए का, उसे भी हम वैसे ही दिखाएंगे। फिर है डूबत ऋण 3,500, डूबत ऋण के लिए सेकंड नंबर की समायोजन बड़ी समायोजन है, तो उस पर हमें ध्यान देना है। तो डूबत ऋण है 3,500 रुपए का, तो डूबत ऋण 3,500 रुपया लिख लेंगे। उसके बाद समायोजन नंबर 2 में अन्य डूबत ऋण 1,500 रुपया करके बोले हैं, इसलिए जो अन्य डूबत ऋण उसी को ही नया डूबत ऋण या तो समायोजन वाला डूबत ऋण करके हम उसको जोड़ेंगे। 3,500 में से 1,500 रुपया जोड़ते हैं तो मिल जाता है हमें 5,000। अभी पहले बट्टे के लिए प्रावधान नहीं किया जाता, इस पर ध्यान देना। देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान पहले से नहीं किया जाएगा, पहले देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पे देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान वाला सेंटेंस बीच में दिया है और बाद में देनदारों पर 6% के लिए प्रावधान कीजिए करके बोला है। तो ये जो प्रावधान डूबत ऋण के लिए प्रावधान है, तो हमें पहले देनदारों पर 6% प्रावधान डूबत ऋण के लिए करना है। तो अभी तक अपना डूबत ऋण हो चुका था 5,000 रुपए का, अभी 6% डूबत ऋण प्रावधान हमें करना है। तो हमारे जो देनदार है वह देनदार की रकम है 50,000 रुपया। तो देनदार है 50,000, उस 50,000 पर डायरेक्ट हमें प्रावधान 6% नहीं करना है, बल्कि ये 50,000 में से जो नया डूबत ऋण जो समायोजन में पहले दिया है उसको पहले घटाना है हमें। 50,000 में से 1,500 रुपया घटाएंगे
तो बचेगा 48,500। 48,500 का 6% करेंगे तो ये जो डूबत ऋण प्रावधान आएगा 2,910 रुपया। तो इस प्रकार से डूबत ऋण हो जाएगा। क्रेडिट वाला डूबत ऋण प्रावधान हम इसमें से घटा सकते हैं। अगर घटाना भूल गए तो यहाँ पे क्रेडिट में लाभ हानि खाते के क्रेडिट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम अपना डूबत ऋण प्रावधान जो तलपट में दिया है उसको घटाए बिना 7,910 रुपया आ चुका है। फिर उसके बाद देनदारों पर बट्टा निकालेंगे। तो देनदारों पर बट्टा निकालते समय हमारा जो देनदार था पहले से 50,000 रुपये का देनदार दिया हुआ था तलपट में, उसमें से नया डूबत ऋण जो दिया था वो 1,500 रुपये का था। फिर देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान जो 6% किए थे वो आ चुका था 2,910। इन तीनों को मतलब कि 50,000 में से 1,500 और 2,910 घटाने के बाद जो रकम मिलेगी उस पर हमें देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान करना है 5% की दर से। तो जो रकम बचेगी उसी पर ही हम निकालेंगे 5%। तो ये आ जाएगा 2,280 रुपया हमें मिलेगा 5%। ये रकम निकालने के लिए हम संपत्ति पक्ष में देख लो कितना आया है, 45,590 रुपये का 5% है, ये 2,280 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये है देनदारों पर बट्टा। तो देनदारों पर बट्टा है 5%, 2,280 रुपया। तो ये आपको 50,000 में से 1,500 और 2,910 मतलब कि नया डूबत ऋण और डूबत ऋण के लिए जो प्रावधान है 6% उसको घटाने के बाद बची हुई शेष रकम पर ही आपको बट्टे के लिए प्रावधान करना है देनदारों पर। तो ये आएगा 2,280 रुपया। तो इस प्रकार से डूबत ऋण की रकम हो गई है। फिर उसके बाद अभी समायोजन में से मशीनरी पर ह्रास के लिए समायोजन थी इसलिए ह्रास लिख लेंगे। मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ था 20,000 रुपया, 20,000 का 5% आ चुका है 1,000 रुपया। तो इस टाइप से ये समायोजन भी हो गई है। अभी क्रेडिट वाली मत जो लाभ हानि खाते में आएगी उसमें है बट्टा, क्रेडिट में दिया है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। डूबत ऋण के लिए प्रावधान ये जो 7,910 रुपये आया था उसमें से घटाना था पर घटाना भूल गए इसलिए क्रेडिट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डूबत ऋण के लिए प्रावधान 4,500 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद प्राप्त ब्याज 5,400 दिया है उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट वाली मदें जो दी है तलपट की जो लाभ हानि खाते में आ सकती है उसको क्रेडिट में ही लिखना पड़ता है। तो ये क्योंकि आय होती है वह। तो प्राप्त ब्याज क्रेडिट में 5,400 रुपया। और एक समायोजन हमारी छुट्टी है, चौथे नंबर की समायोजन विनियोगों पर 5% वार्षिक दर से ब्याज लगाना है। तो ये उपार्जित ब्याज है विनियोग पर ब्याज। विनियोग सबसे आखिरी में दिया है 23,100 रुपये का, उस पर 5% ब्याज अगर निकालते हैं तो आएगा 1,155 रुपया। यह ब्याज उपार्जित रहेगा। तो ब्याज विनियोग पर उपार्जित ब्याज 5% 1,155 रुपया आएगा। तो इस प्रकार से और कोई समायोजन अभी नहीं छुट्टी है। मशीनरी पर ह्रास भी लगा लिए, डूबत ऋण का समायोजन हो चुका है, पूर्वदत्त मजदूरी व्यापार खाते में आ चुकी है, विनियोग पर ब्याज हो गया है, अंतिम स्टॉक तो व्यापार खाते में लिख चुके हैं। तो लाभ हानि खाता कंप्लीट हो गया है। तो लाभ हानि खाते के लिए अभी टोटल करते हैं। तो क्रेडिट की टोटल जो है, क्रेडिट में सकल लाभ बट्टा डूबत ऋण के लिए प्रावधान, प्राप्त ब्याज और विनियोग पर उपार्जित ब्याज है 1,155। इनको जोड़कर अगर योग करते हैं तो 91,055 रुपया योग आएगा। 91,055 में से 91,055 में से डेबिट पक्ष में डाक व तार है, वेतन है, किराया दर है, पैकेजिंग व परिवहन है, सामान्य व्यय है, बीमा है, बिजली और ऊर्जा है, बट्टा डूबत ऋण का पूर्ण समायोजन के साथ अमाउंट है। फिर है देनदारों पर बट्टा, मशीनरी पर ह्रास। इनको घटाते हैं सभी को तो आपको आंसर जो मिलेगा वो रहेगा 52,565 रुपया। और इसी आंसर को हम नाम देंगे शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट है ये। तो नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ है, ये शुद्ध लाभ मिल चुका है 52,565 रुपया, जिसे हम पूंजी खाते में स्थानांतरित करेंगे। तो इस प्रकार से अपना व्यापार एवं लाभ हानि खाता अभी यहाँ पे अपना बन चुका है। तो ये व्यापार एवं लाभ हानि खाता बना। अभी बारी है चिट्ठा बनाने की। तो चिट्ठे के लिए तुरंत हमें बनाना है 4 कॉलम, दायित्व राशि, संपत्ति राशि। तो दायित्व में क्या क्या लिखेंगे और संपत्ति में क्या क्या लिखेंगे, उसके लिए दायित्व में आने वाले मदों के लिए 3 नंबर आपने नोट किया है और संपत्ति में शामिल होने वाले मदों के लिए 4 नंबर अंकित कर चुके हो। तो अभी सबसे पहले दायित्व पक्ष अर्थात तलपट का क्रेडिट पक्ष में से जो मदे हैं जिनके आगे 3-3 नंबर है उन पर पहले ध्यान देंगे। और सबसे पहले हम पूंजी लिखते हैं, स्थायी क्रम अपनाते हैं हम, स्थायित्व क्रम चिट्ठे का, इसलिए पूंजी लिखेंगे पहले। पूंजी है 75,000 रुपया और शुद्ध लाभ जो हमारा मिला था वो था 52,565। पूंजी में शुद्ध लाभ जोड़ेंगे। आहरण अगर दिया है क्या तो देख लोगे, आहरण नहीं दिया है तो
समायोजन में भी कोई आहरण नहीं है और तलपट में भी डेबिट में कोई आहरण नहीं है। अगर आहरण दिया होता तो इसमें से घटा देंगे, परंतु आहरण नहीं दिया है, इसलिए पूंजी और शुद्ध लाभ जोड़कर शुद्ध पूंजी को बाहर दिखा देंगे। ये अमाउंट आएगी 1,27,565 रुपया। फिर 3-3 नंबर वाले मदे जो है क्रेडिट पक्ष में तलपट के, वो है लेनदार एवं देय विपत्र। तो देय विपत्र की रकम है 20,000, लेनदार की रकम है 10,000। इनके लिए कोई प्रावधान या कोई समायोजन नहीं था। फिर उसके बाद ये जो समायोजन में से भी कोई दायित्व पक्ष में आने वाली समायोजन नहीं है। अभी संपत्ति पक्ष जो भी तलपट के डेबिट पक्ष में जो मद है जिनके आगे 4 नंबर अंकित है उनको लिखेंगे। तो शुरुआत से अगर देखते हैं तो शुरुआत में देनदार, हस्तस्थ, रोकड़ ऐसी मदें दी है, आखिरी में विनियोग दिया है। तो लास्ट से शुरू करते हैं क्योंकि हमें स्थायित्व क्रम अपनाना है। विनियोग दीर्घकालीन है तो ये स्थायी संपत्ति में आता है। तो विनियोग 23,100 रुपया सबसे पहले लिखेंगे। विनियोग पर उपार्जित ब्याज जो था 5%, 1,155 रुपये आएगा। मतलब कि कुल विनियोग हो जाएंगे 24,255 रुपये के। फिर उसके बाद मशीनरी लिखेंगे। नीचे से ऊपर तक हम पहुंच रहे हैं। अभी संपत्तियों में जो 4 नंबर है उसको लिख रहे हैं। तो मशीनरी 20,000 में से ह्रास 5% घटा देंगे तो अपनी मशीनरी का शुद्ध मूल्य रहेगा 19,000। फिर बैंक में रोकड़ है 40,000, हस्तस्थ रोकड़ है 20,000। देनदार के लिए जो भी सूचना थी तो देनदार हमारा 50,000 था, उसमें से डूबत ऋण जो दिया था समायोजन में वह 1,500 रुपये का था। अर्थात अपने देनदार अभी हो चुके हैं 48,500, उसमें से 6% डूबत ऋण के लिए प्रावधान था। 48,500 का 6% निकालेंगे तो 2,910 रुपये आएगा। 48,500 में से 2,910 घटाते हैं तो 45,590 रहेगा। देनदारों पर फिर से बट्टे के लिए भी प्रावधान था, 5% बट्टा। तो 45,590 का 5% निकालते हैं तो 2,280 रुपये आएगा और हमारा शुद्ध देनदार बचेगा 43,310 रुपया। फिर उसके बाद समायोजन में पूर्वदत्त मजदूरी की तीसरी समायोजन थी, वह संपत्ति पक्ष में शामिल होगी 1,000 रुपये की। और 5वीं समायोजन में अंतिम स्टॉक दिया हुआ था, वह भी संपत्ति में शामिल होगा 10,000 रुपये का। तो चिट्ठा भी अपना बनकर तैयार है। दायित्व में पूंजी, देय विपत्र और लेनदार 3 ही मद है। तीनों का योग आता है 1,57,565 रुपया। और संपत्ति में विनियोग, मशीनरी, बैंक में रोकड़, हस्तस्थ रोकड़, देनदार, पूर्वदत्त मजदूरी एवं अंतिम स्टॉक, इतनी मदें हैं। इनका भी योग करके देखते हैं तो 1,57,565 रुपया ही आता है। और इस प्रकार से हमारा चिट्ठा दोनों पक्षों का योग समान दिखाता है। तो टैली हो चुका है चिट्ठा। तो इसी टाइप से प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह से आप नंबर स्कोर कर पाओगे। तो रिवीजन ठीक ढंग से करना है।